हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच फॉर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं। दोस्तों आप सब ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी, चाहे आपका कोई सा भी केस चल रहा हो, मैट्रिमोनियल हो, क्रिमिनल केस हो या फिर सिविल केस हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को कोर्ट के सामने रख रहे होते हैं लेकिन लोअर कोर्ट हमारी बात को नहीं मानती है, नहीं सुनती है। कई बार तो ये होता है कि हमारी बात गलत हो सकती है, लेकिन कई बार ये होता है कि हमारी बात बिल्कुल लॉजिकल और रीजनेबल होती है, उसके बाद भी लोअर कोर्ट उसको नहीं मानती है, नहीं सुनती है और अपनी किसी बात पर रहती है कि भाई अगर होगा तो ऐसा ही होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ऐसे में हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं कि भाई अब हम कोर्ट के सामने क्या करें, ना तो हम कोर्ट से झगड़ा कर सकते हैं और ना कोर्ट में अपनी मर्जी चला सकते हैं। तो मजबूरन जो भी कोर्ट कहती है उसको हमको मानना पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज का समाधान बताने वाला हूं। इसी चीज के लिए आपको बताने वाला हूं कि आपको ऐसा क्या करना है कि आप कोर्ट अगर इस प्रकार की जिद पे अड़ी हुई है तो आप उससे बाहर आ सकें और अपनी लॉजिकल और रीजनेबल बात को कोर्ट से पूरा करवा सकें। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेज हैं लेकिन उसके साथ ही उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्रिमिनल केसेज भी हो जाते हैं। जैसे कि मैट्रिमोनियल केस में ही सेक्शन 498A, 323 या 377 भी लगा दिया जाता है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं और जिनके लिए पुलिस में FIR दर्ज होती है। और साथ ही कई बार प्रॉपर्टी विवाद भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में पैसा किसी एक ने लगाया होता है लेकिन नाम दोनों का चढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कराने के लिए टाइटल सूट भी दर्ज कराया जाता है। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि यदि आप हस्बैंड वाइफ हैं, मैट्रिमोनियल केसेज आपके बीच में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ क्रिमिनल और कुछ सिविल केसेज भी आपके मध्य चल रहे होंगे। तो इन सारे ही केसों में किसी स्टेज पे आके अगर आप फंसते हो तो ये वीडियो आपको पूरा हेल्प करेगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप लोअर कोर्ट में स्टक नहीं होंगे, लोअर कोर्ट में अपनी बात को रख पाएंगे और अपनी रीजनेबल बात को लोअर कोर्ट से मनवा भी पाएंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसी कोई लीगल पोस्ट मैं आपके लिए लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। बहुत सारे मामलों में यह देखने में आता है कि सामने वाला ये कहता है कि मैं लोअर कोर्ट को ये बता रहा हूं लेकिन लोअर कोर्ट मेरी बात मान ही नहीं रही है, जबकि मेरे पास सारे एविडेंस भी हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक केस मेरे पास आया था। उस केस में लोअर कोर्ट का ये मानना था कि भाई वाइफ को समन रिसीव नहीं हुआ है, वो भी मुकदमा चलने के कई साल बाद। जब जजमेंट का समय आया उस समय पे लोअर कोर्ट कह रही है कि मुकदमा तो दोबारा चलना चाहिए क्योंकि वाइफ को समन रिसीव नहीं हुआ है, जो समन है वो उसके घर वालों ने रिसीव किया है। तो अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर समन रिसीव हो चुका है उसके घर पे भी तो उसको रिसीविंग माना जाएगा, लेकिन लोअर कोर्ट इस बात को नहीं मान रही थी। और लोअर कोर्ट का कहना था कि दोबारा से समनिंग कराई जाए, जब समन लेते हुए वाइफ के साइन होंगे तब उसको समनिंग मानी जाएगी। जबकि जो सही नियम है वो आप सब लोगों को भी पता है कि अगर उसके घर पे कोई पिटीशन गई है और वो चाहे किसी ने रिसीव करी है, वो रिसीविंग मानी जाएगी। और अगर रिसीविंग नहीं मानी जाती है तो ऐसे केस में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का भी प्रावधान है। लेकिन उस समय पर ऐसी कोई भी बात नहीं आई, मामला आगे चलता रहा। मामले में वाइफ ने एडवोकेट साहब को भी हायर किया, यानी जाहिर सी बात है वाइफ को मामले की जानकारी थी, उसमें उनका वकालतनामा भी लगा हुआ है, वकालतनामे पर वाइफ के साइन भी है। उसके बाद भी लोअर कोर्ट कह रही है कि वाइफ को मामले की जानकारी नहीं है और उसके जजमेंट को रोक दिया, उस केस के जजमेंट को रोक दिया कि हम ये जजमेंट नहीं देंगे। तो दोस्तों ऐसे में प्रार्थी ने यानी पिटिशनर ने बहुत बार कोर्ट को कह लिया कि भैया आप ऐसा कीजिए, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा था। तब उनकी मेरे पास कॉल आई और उन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई। तो उनकी समस्या का समाधान मैंने उन्हें बताया। साथ ही मुझे महसूस हुआ कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही आप किसी भी चीज में फंस सकते हैं जहां पर लोअर कोर्ट कहती है कि भाई नहीं, वो आपकी बात को, आपकी रीजनेबल बात को नहीं मानती है। अब आपने इसके लिए करना क्या है? अब दोस्तों आपको सेम कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी है। जैसे कि जो उदाहरण मैंने आपको बताया, अगर उस केस की मैं बात करूं तो वहां आप एक एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट का नाम डालेंगे, केस संख्या, वर्ष डालेंगे, उसमें लिखेंगे महोदय निवेदन इस प्रकार से है कि, उसके बाद अपनी पूरी घटना लिखेंगे। इतने वर्ष में मैंने एक केस फाइल किया था, उसकी मैंने समनिंग कराई थी। समनिंग पहली बार में वाइफ के ब्रदर ने या जिसने भी रिसीव करी हो पूरा बताएंगे। उसके बाद वाइफ ने इसमें वकील साहब को नियुक्त किया, उनका वकालतनामा फाइल पर लगा हुआ है, उस पर वाइफ के साइन है। इससे स्पष्ट है कि वाइफ को मामले की जानकारी है। तो लिहाजा मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे मामले में जजमेंट दे दिया जाए, उसको रोका ना जाए। इसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं, इसलिए निवेदन यही है कि इस पर तुरंत अतिशीघ्र जजमेंट पास किया जाए।
अब दोस्तों जब आप ये एप्लीकेशन अपने सिग्नेचर और कोर्ट फीस के साथ कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जज साहब के सामने पेश करेंगे तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो उस एप्लीकेशन को लेके अपने पास रख ले। अगर उस पर कोर्ट फीस लगी है तो कोर्ट को उस पर कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, या तो एक्सेप्ट का या रिजेक्ट का। यदि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है फिर तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन बात यह है कि कोर्ट उसको नहीं मान रही है तो जाहिर सी बात है कोर्ट को उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और यदि कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि उन सारे फैक्ट्स को कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि कोर्ट उसको नहीं मान रही है। और यदि कोर्ट की बात सही नहीं है तो अब आपने क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन होगी जिस पर रिजेक्शन का ऑर्डर है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेनी है और फिर इस सर्टिफाइड कॉपी को लेकर के एक रिवीजन पिटीशन सेशन कोर्ट में दाखिल कर देनी है। क्योंकि अब आपके पास प्रूफ आ गया, जो कोर्ट अब तक ओरली कह रही थी वो अब कोर्ट ने रिटर्न में दे दिया कि वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, सारे फैक्ट्स आपके उसमें लिखे हुए हैं। तो अब आपने इस रिवीजन पिटीशन को फाइल कर देना है सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट के सामने अपनी पूरी बात को रखना है कि ऐसी ऐसी बात है और मेरा जो जजमेंट है वो अननेसेसरी रोका जा रहा है। तो ऐसे केस में सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर करेगी कि इस केस में जजमेंट पास कर दिया जाए, तो लोअर कोर्ट बाउंड हो जाएगी, उसको जजमेंट पास करना ही पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों आप इस मामले को डीले टैक्टिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी कि यदि आप किसी मामले में डीले चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उस मामले में देरी हो जाए, तो आपने जस्ट एक एप्लीकेशन लिखनी है जो कि अनरीजनेबल हो, मतलब कुछ भी XYZ आपने एक एप्लीकेशन लिखी और कोर्ट में लगा दी। ऐसी एप्लीकेशन जिसके बारे में आप जानते हैं कि कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी, ऐसी एप्लीकेशन अपने कोर्ट में लगा दी और जब कोर्ट उस एप्लीकेशन को देखेगी, कोर्ट को लगेगा कि सही बात नहीं है, वो उसको रिजेक्ट कर देगी और रिजेक्ट करते ही आपको अधिकार मिल जाएगा उसके खिलाफ रिवीजन में जाने का। आपने उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है और सेशन कोर्ट में रिवीजन डाल देनी है। अब सीधी सी बात है दोस्तों, रिवीजन में जब फाइल जाएगी तो लोअर कोर्ट की फाइल स्टे हो जाएगी और उस रिवीजन में आप कितना भी टाइम ले सकते हो, यानी कि 6 महीने साल भर तो नॉर्मली लग ही जाता है रिवीजन के केस में, यानी 6 महीने 1 साल तक आपका जो केस है वो डिले हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको जानकारी दी, ये जानकारी को आप तब भी यूज कर सकते हैं जब लोअर कोर्ट आपकी बात को नहीं मान रही है, और इस जानकारी को आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आप मामले को कुछ समय के लिए रोकना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी पर्सनल समस्या होती है और आप मुझसे उसके लिए एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।